हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो या फिर किसी भी दूसरे राज्य का आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों आपको बता दें कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हों, ठीक है, या फिर किसी भी दूसरे राज्य के बोर्ड के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो, सारा का सारा सिलेबस आपको सभी तरह के कंटेंट को देखते हुए यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है और लेक्चर लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चे आपको बता दें, जो कि इस चैनल का सबसे खासियत है, कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है बच्चे, जो कि कहीं पे भी नहीं करवाया जाता है। तो आपको लेक्चर लेते के साथ तुरंत आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर बच्चे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका लक्ष्य है क्लास 10th क्लास 12th में अच्छा मार्क्स लाना, तो प्लीज़ बच्चे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ जिनका लक्ष्य बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, या फिर जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन से डरते हैं, उन सभी बच्चों को इस चैनल के ज़रूर जोड़ें। ठीक है बच्चे, आप यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हम लोग क्लास 10th का अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, तो क्लास 10th का हम लोग 2002-3 से, ठीक है, 2002-3 से वर्तमान में 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, उन सभी प्रश्नों का संग्रह आपको हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चे, जो कि यह कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मॉडल प्रश्न पत्र, जो केस पेपर, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ाते हैं, जो कि यह सब सच में नहीं है। यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। अगर सच में कोई निस्वार्थ पढ़ाना चाहे, तो वह बस इतना पढ़ा दे कि जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन बैंक में पूछे गए, जो भी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन है 10 से 15 वर्षों का, वो बस पढ़ा दें, तो 100% दावा करते हैं जो बच्चे 2 महीना पहले भी अगर पढ़ाई चालू करेंगे, 100% उनका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। इसी कोशिश के साथ हम एक बैच आपको प्रारंभ किए हैं, जिसका नाम है आरंभ है बैच। ठीक है, आरंभ है प्रचंड के नाम से आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही हम बच्चे क्लास 12th के बच्चों के लिए भी हम बैच ला रहे हैं। तो आप, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन दोस्त क्लास 12th के बारे देने वाला एग्ज़ाम है, तो उसे भी आप इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। तो चलिए बच्चे, हम बिना देर करते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन बैंक में देखें कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है पुराने वर्षों में, उन सभी को निकाल कर हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे बना के अब समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इतना प्रश्न आपको हिंद चीन से पूछा गया है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। तो आपको बताए थे बच्चा कि जो अंकोर वाट का मंदिर था, वह हिंद चीन में हम इसको पढ़े थे। तो अंकोर वाट का मंदिर जो था वह कहाँ था बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने देख रहे हैं, कंबोडिया में स्थित था। ठीक है, कंबोडिया में बनाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो अगर मेरा आप प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, मेरा आप अगर इस चैप्टर का लेक्चर सुने होंगे, इस चैप्टर का बारे में आप पढ़े होंगे, तो आपको 100% आपको यह पता होगा कि जो हिंद चीन में जो यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले आए थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 6 व्यापारी आए थे, जिसमें डच भी था, अंग्रेज भी था, पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था, ये सभी व्यापारी थे। लेकिन सारा का सारा वहाँ से चला गया था, बचा तो कौन था, तो सिर्फ पुर्तगाली बचा था। पुर्तगाली ही वहाँ पे क्या किया था,
वहाँ पे व्यापार करने आया था, लेकिन वहाँ का राजनीतिक रूप से सभी तरह का अधिकार वो क्या कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चे कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद है बच्चे, जो फ्रेंच इंडो चाइना हुआ था यह समझौता हुआ था, ठीक है। अगर किसी भी बच्चों को यह चैप्टर के बारे में अगर समझ नहीं है तो हम बहुत ही अच्छे से आपको यह चैप्टर पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। कब हुआ था, तो 87 में हुआ था, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कैटेगराइज कर कर अलग अलग चैप्टर के माध्यम से आपको निकाल कर इसलिए दे रहे हैं ताकि एक आपको समझ हो जाए कि इस चैप्टर से इतना प्रश्न पिछले 10 से 15 वर्षों में पूछा गया है, इस चैप्टर से इतना प्रश्न पिछले इतना इतना वर्षों में पूछा गया है। इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें। हम चाहते तो बस फोटो खींच के क्वेश्चन बैंक का आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन उस क्वेश्चन बैंक में से भी हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं, फिर उस चैप्टर से मिला रहे हैं कि किस चैप्टर का पूछा गया है, उसके बाद आपको एक क्रम वाइज आपके सामने ला रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे आपके लिए, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। बस आपको इतना करना है कि डेली यहाँ पे क्लासेस देखना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपका लक्ष्य है 2023-2024 में एग्ज़ाम निकालना तो ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो इस सबको पता होगा, बिल्कुल आसान शब्द है कि कोलोन कहा जाता था, ठीक है। वियतनाम में जो रहते थे उसको क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। हम पढ़ाए थे, आप अभी बुक में भी जाकर देख सकते हैं, बुक में भी एक नोट्स के रूप में ऐसा कर कर बना हुआ है, ठीक है, सॉरी ऐसे कर कर बना हुआ है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि वियतनाम में जो रहने वाले नागरिक थे, विदेशी नागरिक, उसे कोलोन कहा जाता था। चलिए बिना देर किए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन में जो पहुंचा था प्रथम व्यापारी कौन था। तो यह क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया, वही दोहरा दिया गया है। तो हिंद चीन में जो सबसे पहले व्यापारी पहुंचा था वह कौन था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था या फिर डच था। तो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। यह कौन था बच्चे, तो आपको बता दें, यह कौन था, पुर्तगाली था, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली क्या था आपका, हिंद चीन में व्यापारी के रूप में गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यह फिर से दोबारा दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट, हाँ ये सब दोबारा दोबारा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बच्चे, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा टाइप करने में मिसिंग हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको आगे, चलिए आगे कह रहा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। हाँ ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो ऑप्शन है हो ची मिन, फान वोई चाओ, कुआओ व त्रियू। तो आपको बता दें, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है बच्चे। किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फाइबो चाओ। फाइबो चाओ, इसने क्या क्या था, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा वियतनाम में टोफिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफ़ी ज़्यादा। आप से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैप्टर का एक बार मेरा लेक्चर जरूर देख लीजिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाइएगा, ठीक है। देखिए तो वियतनाम में जो टॉफिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। तो वह की गई थी बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 1907 में, ठीक है। 1907 ईस्वी में स्थापना की गई थी। जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिनेवा समझौता सभी को पता होगा, अगर हमारा लेक्चर आप पहले देखे होंगे तो, ठीक है। तो जिनेवा समझौता हुआ था 1900 कब बच्चे,
तो 1900 आपका 54 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लियो कीचागो कौन था? लियो कीचागो कौन था? चीनी सुधारक था, जापानी दार्शनिक था, या फिर वियतनामी क्रांतिकारी था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। ना ही वो सुधारक था, ना ही वो जापानी दार्शनिक था, ना ही वो वियतनामी क्रांतिकारी था, ठीक है, कोई नहीं था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताया था कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक जो स्थापना की गई थी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के रूप में, ये किसके खिलाफ की गई थी? तो यह फ्रांसीसी जो पुर्तगाली लोग थे उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए की गई थी। ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो यह होची मिन, ऑप्शन नंबर ए, न्यू हेन आन, राजा फुल्ले, या फिर हुई फुल शो, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, इसका सही आंसर होगा होची मिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सी इसका सही आंसर होगा। कौन है? फान बोई चाओ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब दोहराया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट दोहराने का शायद मेरा मकसद यह है कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यह सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दोहराया गया है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इस क्वेश्चन पे नहीं, इन सभी चैप्टर पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो सबको पता होगा वियतनाम की जो युद्ध की जो समाप्ति हुई थी कब हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन है, निक्सन है, या फिर जॉन एक कैनेडी है, जॉन रूजवेल्ट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी, निक्सन के समय क्या हुआ था? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुआ था। याद रखिएगा इसी समय जो माइली गांव की घटना हुई थी, आपको अगर आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि माइली गांव की घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? तो उस गांव के सभी मर्दों को, उस गांव के सभी पुरुषों को क्या किया गया था? तो उस गांव के सभी पुरुषों को मार दिया गया था, तथा बच्चे को और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया था, और उन्हें भी मार दिया गया था, पूरे गांव में आग लगा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। चलिए आगे अगर बात की जाए तो आगे कह रहा है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। चलिए कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? क्या आपको पता है? हिंद चीन हम आपको पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे हिंद चीन में कौन कौन से शामिल हैं। तो लाओस, एक सेकेंड, लाओस शामिल है बच्चे। कौन कौन शामिल है? लाओस शामिल है, वियतनाम शामिल है, और कंबोडिया शामिल है। कौन शामिल नहीं है? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चीन जो है वह क्या है बच्चे? वो चीन जो है वो हिंद चीन में शामिल नहीं है। चलिए आगे कह रहा है, चलिए आगे बात किया जाए। आगे है आपका, ठीक है बच्चे, आगे क्या है? तो आगे सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 यहाँ से डिवाइड हो गया है। यह सेट नंबर 1 था, सेट नंबर 2 अब आगे आ गया है। तो इसमें क्या है? अब सेट नंबर 2 का 1 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो कह रहा है कि हिंद हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन इसका है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, या फिर मोहन दास करमचंद गांधी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था बच्चे? तो हिंद जो स्वराज पुस्तक था वह किनके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा यह किताब लिखी गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की तुर्की में कब संपन्न हुआ था?
तो याद रखिएगा जो खलीफा है वो क्या है, तो खलीफा एक पद का नाम था जो कि इस्लाम धर्म के लिए यह धार्मिक पद था। धार्मिक प्रमुख होते थे इस्लाम धर्म के। आप जब चैप्टर पढ़े होंगे भारत में राष्ट्रवाद तो इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है बच्चे, तो इसका समाप्ति कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1924 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बच्चे कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे या फिर चित्तरंजन दास थे। तो इसका सही आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी, पूर्ण स्वराज का जो मांग था उसको प्राप्ति की गई थी। ठीक है, और इसी दिन को हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस का रूप में मनाने का जो प्रचलन हमारे भारत में चल रहा है वह इसी दिवस के लेकर चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ऑप्शन नंबर ए है 1923 गुरु गोलवलकर द्वारा, 1925 केवी हेडगेवार द्वारा, 1926 चित्तरंजन दास एवं 1928 लालचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1925 के समय की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो दयानंद सरस्वती ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्यों ऐसा यह स्लोगन दिया गया था, तो याद रखिएगा ये स्लोगन अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ दिया गया था, अंग्रेजी पद्धति के खिलाफ दिया गया था, क्योंकि उस समय पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य शिक्षा का क्या था, बहुत ज़्यादा महत्व होने लगा था, बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा था। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने क्या दिया, वेदों की ओर लौटो का एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया। चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, क्यों हुआ था, तो उद्योगपतियों पर हुआ था क्या, क्या फिर आपको व्यापारियों पर हुआ था, श्रमिकों पर हुआ था या फिर किसानों पर हुआ था। तो जब आपको बच्चे पता होगा कि तीन कठिया प्रणाली हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो आपको पता होगा तीन कठिया प्रणाली कहाँ लागू हुआ था, तो चंपारण में था। इसे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो कि किसके द्वारा, तो जब आप पढ़े होंगे लाहौर अधिवेशन में जो शुक्ल करके एक व्यक्ति थे वो गए थे, तो महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किए थे कि वो बिहार आए, चंपारण आए और यह सत्याग्रह करें अंग्रेजों के खिलाफ। उसी में तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था। तो यह तीन कठिया प्रणाली किसके द्वारा किस पे प्रणाली लागू था, किसानों पर लागू था। ठीक है, किसानों को जबरदस्ती शोषण किया जाता था और उन्हें तीन कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसने घोषित कर दिया था, लाल हरदयाल को, वरकुतुल्ला को या फिर महेंद्र प्रताप को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महेंद्र प्रताप को क्या किया गया था, तो महेंद्र प्रताप को 1915 ईस्वी में भारत के अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ें तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो आपको बता दें वल्लभ भाई पटेल को
सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में। और किसके द्वारा दी गई थी? तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेक्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का, या फिर हंटर समिति का? तो हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा हिस्ट्री का क्लास देख सकते हैं, उसमें पढ़ाया गया है। तो हंटर कमेटी का क्या किया गया था बच्चे? हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1911 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था बच्चे? रंपा विद्रोह आपको 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हम जब भी पढ़ाए हैं तो यही बताए हैं कि हिस्ट्री में तिथि, फिर ईस्वी, जो ईस्वी होते हैं, ठीक है, ईस्वी, और क्या होते हैं? तो जो आंदोलन हो रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं उन नेतृत्वकर्ता, किस लिए आंदोलन किया जा रहा है, ये कुछ 3-4 बिंदु है जो आप ध्यान रखिएगा, तब आप अपने लक्ष्य की ओर, आप कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा बात कि अगर हमारा नोट्स आप नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, आप नोट्स एक बार ज़रूर पढ़ लें, अभी भी आपका एग्ज़ाम में टाइम है। हम 100% दावा करते हैं हमेशा हर वीडियो में कि मेरा नोट्स पढ़ लेने के बाद अगर बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है और वह नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है तो फिर मैं आपको अपना मतलब क्या बताऊं, उस नोट्स का मेरा कोई वर्चस्व ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मेरा नोट्स सफिशिएंट है आपको आपके बोर्ड की ओर बढ़ने के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करें तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कब हुआ था बच्चे? तो याद रखिएगा आपको जलियांवाला बाग आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा बच्चे कब किया गया था? तो याद रखिएगा आप ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग को क्या किया गया था? प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, CP रॉय, M रॉय, PC रॉय, या फिर AK सेन? तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा AN राय, ठीक है। AN राय ने क्या किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह, खोर विद्रोह, संथाल विद्रोह, या फिर मोपला विद्रोह? तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा बच्चे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम 50 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है इसका हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। आज हम लोगों ने 2 चैप्टर का कवर किया है, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को हम लोग आज कवर किए हैं, जिसमें हिंद चीन के राष्ट्रवाद है, हिंद, और उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद। इन दोनों चैप्टर को आज ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो फटाफट बच्चे आप लोग शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों तक जो बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं, जो इस बार बैठने वाले हैं एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्लासेस मिलता है, आराम से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।